साल 2014 का लोकसभा इलेक्शन होने वाला था और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी उस समय अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक ऐसे बात का जिक्र किया कि अगर इस बारी सत्ता में बीजेपी की वापसी होती है और इस साल मैं प्रधानमंत्री बनाया जाता हूं, तो आने वाले एक साल के भीतर भीतर इस देश में जितने भी दागी नेता हैं, जितने भी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, चाहे भले वो राजनीति में ऊपर ही क्यों ना चले गए हों, उनके ऊपर एक टीम बैठाई जाएगी और उन सभी दागी नेताओं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन नेताओं के ऊपर उनके जुर्म साबित हो जाते हैं तो भले ही वो सरकार में किसी पद पे हों, उनको उनके पद से हटाया जाएगा और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में इन दागी नेताओं से पार्लियामेंट को पूरी तरह से शुद्ध किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि उस दौरान प्रधानमंत्री शायद कुछ बातों को भूल गए थे। उस मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि जितने भी बागी नेता हैं, अगर वो बीजेपी में है तो उनके ऊपर किसी टाइप का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और अगर वो नेता अपोजिशन में है तो सिर्फ उनके ऊपर ही ये कार्रवाई करी जाएगी। और उस मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री को ये बात भी बोलना चाहिए था, अगर आप अपोजिशन में हैं और आपने भले ही कितने बड़े स्कैम क्यों न किए हों, आप अपने पाप को धुलना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन भी है जिसमें आकर आप अपने पाप को धुल सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपको मजाक लग रही होंगी, लेकिन मेरे पास इन सारी बातों के प्रूफ्स हैं जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। आज से करीब कुछ महीने पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था बीजेपी वॉशिंग मशीन नाम से, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से हार्दिक पटेल जैसे नेता, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि अगर आम जिंदगी में कोई आपसे ऐसी बातें बोल दे तो आप दोबारा उसके तरफ पलट के देखेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ समय बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हार्दिक पटेल को ऑफर कर देते हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो आपके ऊपर हम किसी भी टाइप का एक्शन नहीं लेंगे। और उसके बाद से होना क्या था, हार्दिक पटेल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया। इसी तरह मैं कुछ और नेताओं की लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं और उस लिस्ट को देख के आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह अभी भी काम कर रही है, जो काम पिछले 8 सालों से लगातार चलता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे दागी नेता हैं जिनके पाप बीजेपी में आकर पूरी तरह से धुल चुके हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे का, जो कि साल 2016 में करीब 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद जब वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर से सारे केस को खत्म कर लिया जाता है और उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उन्हें यूनियन मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं शुभेंदु अधिकारी, जिनका वो वायरल वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ये घूस लेते हुए पकड़े गए थे। उनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, नारदा स्टिंग ऑपरेशन नाम से। उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर दिखाया गया था कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। लेकिन बाद में वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया जाता है, जैसे उन्होंने आज तक कोई गुनाह किया ही ना हो। और इस लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम आता है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो कि तत्कालीन असम के सीएम हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। और उस दौरान बीजेपी खुद उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाती थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक करप्टेड नेता है और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके ऊपर जितने भी केसेस थे उनको पूरी तरह से खत्म कर लिया जाता है। और उनके सारे केसेस पे क्लीन चिट देने के बाद उन्हें असम का सीएम भी नियुक्त कर दिया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से एक रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा एक करप्टेड लीडर थे या फिर नहीं थे। उस पे अमित शाह क्या जवाब देते हैं आपके सामने है। चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। इस लिस्ट में दोस्तों अगला नाम आता है भावना गावली का, जिनके ऊपर 5 ईडी के समन थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे उन सारे केसों में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे सैकड़ों स्टोरीज है जिनमें अगर किसी अपोजिशन लीडर के ऊपर सीबीआई या फिर ईडी का रेड होता है और अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारे गुनाहों को माफ करके उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। अगर वो लोग बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर दिन ब दिन सीबीआई और ईडी का रेड होता ही रहता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया कंटिन्यू साल 2014 से चली आ रही है और आज के टाइम ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस समय तो साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी होने वाला है। जब भी किसी स्टेट में चुनाव होने वाले रहते हैं तो उस राज्य के रूलिंग पार्टी के नेताओं के ऊपर आईटी और सीबीआई के रेड डाले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों मोदी की ये पालतू एजेंसियां अभी भी काम में लगी हुई हैं और इस बारी उन्होंने पकड़ा है लालू यादव के परिवार को। दोस्तों, इसीलिए तो बीजेपी के ही लीडर संजय पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल का कहना है कि जब से हमने बीजेपी को ज्वाइन किया है तब से हम चैन की नींद सोते हैं। हमारे घर सीबीआई और आईटी की टीम नहीं आती है। हाल ही में मेघालय के भीतर चुनाव हुए हैं और अमित शाह चुनाव से पहले अपनी रैली में मेघालय की सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट बताते हैं।
ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। इस क्लिप में आप साफ देख रहे होंगे कि किस तरह से वो मेघालय की सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट बताते हैं, और चुनाव बीतने के बाद ही जब वो वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाते हैं तो वो उसी भ्रष्ट सरकार के साथ मिलकर मेघालय में सरकार भी बना लेते हैं। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में इसे ही कहते हैं दोगलापन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी इस छोटी सी हेल्प से हमें बहुत खुशी होती है।